नमस्कार। इस बार लंबे अंतराल के बाद मैं एक बार फिर आपके सामने हूँ। जैसा कि मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था कि मैं बरेली के बाहर था शासकीय कार्य से, और वहाँ से आने के बाद भी कुछ शासकीय कार्य की वजह से मैं आपके सामने नहीं आ पाया। मैंने आपको पिछले पार्ट्स में बाराबंकी के बारे में बताया था कि बाराबंकी में किस तरह से 2-3 प्रमुख घटनाएं, जिनमें से एक ये थी कि किस तरह से एक पति को उसके अपनी पत्नी और 2 बच्चों की हत्या के आरोप में जेल जाना पड़ा। 6 महीने बाद उसकी पत्नी बच्चों के साथ सीजीएम की अदालत में अपीयर हुई। वहाँ से तमाम कानूनी दांवपेच में उलझता हुआ ये मामला 6 महीने और उस व्यक्ति को जेल में रहना पड़ा। 6 महीने बाद वो बाहर आ पाया, और फिर ये मुकदमा अदालतों में इधर से उधर भटकता रहा, और इस बात का पता आज तक नहीं लग पाया कि जब उस व्यक्ति की पत्नी और बच्चे जिंदा हैं तो जो लाशें मिली थी वो किसकी थी। दूसरा, बाराबंकी ड्रग्स का हब है, और कैसे ड्रग माफिया ऑपरेट करते हैं, किस तरह से वो नौजवान पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं, उनसे किस तरह से बचने की ज़रूरत है, उनके पूरे मोडिस ऑपरेंडी के बारे में बताया था। वहाँ की और कुछ घटनाएं थी, लेकिन फिर हर एक घटना का जिक्र किया जाना संभव नहीं है। कुछ ऐसी घटनाएं ही मैं आपके समक्ष लेके आता हूँ जिनमें या तो वो बहुत गंभीर होती हैं, या फिर उनमें पुलिस के लिए सीख होती है, पब्लिक के लिए सीख होती है, और इस तरह की घटनाओं से बचने का क्या तरीका हो सकता है, क्या तरीका उस समय अपनाया गया होगा और कैसे इस तरह के अपराधों से बचा जाए, केवल उन्हीं अपराधों का जिक्र किया था। मैं 12 फरवरी 2005 को बाराबंकी से स्थानांतरित होकर पुनः एसटीएफ में आ गया। उस समय प्रदेश में फिर एक बार अपहरण की घटनाएं शुरू हो गई थीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी। 98 से लेके 2003-2004 तक सभी संगठित अपराधियों के गिरोह का सफाया उत्तर प्रदेश से हो चुका था। किसी बड़े आपराधिक गिरोह के द्वारा कोई इस तरह की घटनाएं नहीं की जा रही थीं, लेकिन कुछ राजनीतिक अस्थिरता का दौर था, और छोटे छोटे ग्रुप्स अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय हो गए थे, और कुछ बड़ी गंभीर घटनाएं हुई थी किडनैपिंग की। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी फिरौती के लिए अपहरण की घटनाएं हुई थी। शायद इन्हीं के मद्देनज़र मेरा स्थानांतरण एक बार फिर एसटीएफ में किया गया। एसटीएफ में इस बार थोड़ी सी नई टीम थी। श्री विजय भूषण साहब आ गए थे, हम लोगों से सीनियर थे। जयप्रकाश जो इस समय एसपी हैं पीलीभीत में, वो डिप्टी एसपी थे, वो आ गए थे। एस आनंद जो इस समय एसपी शाहजहांपुर है, वो एस डिप्टी एसपी एसटीएफ में आ गए थे। शाहब रशीद खान एसपी कंप्यूटर्स हैं, वो आ गए थे एसटीएफ में। और डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी जो इस समय एसपी बाराबंकी हैं, वो भी एसटीएफ में आ गए थे। पुराना लॉट पूरा का पूरा श्री प्रकाश के सफाए के बाद, बाकी दुर्दांत अपराधियों के सफाए के बाद एसटीएफ से हम सभी लोग ज़िलों में पोस्ट कर दिए गए थे, और फिर कुछ दिनों में ज़िलों से घूमते घामते कुछ नई टीम के साथ फिर से आवश्यकता हुई ऑर्गेनाइज़ करने की, संगठित अपराध के विरुद्ध फिर से एक बार खड़ा होने की, ताकि ये जो छोटे छोटे छत्रप अपने अपने इलाकों में इकट्ठा हो गए हैं, इनसे निपटा जाए, और जो इस तरह के अपराध बड़े उद्योगपतियों, बड़े डॉक्टरों, कोचिंग के मालिकों
इनके रेगुलर अंतराल पे की किडनैपिंग हो रही थी और इससे थोड़ा सा भय सा व्याप्त हो गया था। जो सोसाइटी के ये अपर क्लास के लोग हैं जिनको बहुत से लोग जानते हैं और जो प्रतिष्ठित लोग हैं और उनके पास पैसा भी हो गया है। ऐसे ही एक प्रतिष्ठित व्यवसायी श्री रविंद्र केडिया, जो कानपुर के बहुत ही प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं, इनका 18 जून 2005 को अपहरण हो गया। श्री केडिया अपने बहनोई राजेंद्र अग्रवाल के साथ अपनी होंडा सिटी गाड़ी यूपी 78 AH 1414 पर लखनऊ से कानपुर जा रहे थे। उन्नाव में अजगैन के पास एक बोलेरो ने इनको ओवरटेक किया जिसमें 5-7 लोग थे और इनका अपहरण कर लिया। अपहरण करने के बाद लंबे समय तक निगोशिएशन शुरू हुई फिरौती की और लंबी फिरौती के बाद 22 जनवरी 2005 को इनको अपहरणकर्ताओं ने रिहा कर दिया। श्री केडिया 108/37 विजय टावर्स P रोड कानपुर के रहने वाले हैं और बहुत ही प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं। कानपुर में लोग उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। इस घटना ने एक बार फिर यही सवाल किया कि पुलिस कुछ नहीं कर पाई और श्री केडिया को अपहरण अपने छूटने के बदले पैसा देना पड़ा और तब वो छूटकर घर आ सके। घटना भी गंभीर थी। मैंने आपको बताया कि मैं 12 फरवरी को आया, उस समय तक ये घटना हो चुकी थी। एक और घटना वहाँ हुई थी लखनऊ में ही। त्रिवाग कोचिंग एक IIT की बहुत मशहूर कोचिंग है। अब तो बहुत से कोचिंग के लोग लखनऊ में आ गए, लेकिन एक ज़माना था जब सिर्फ त्रिवाग कोचिंग ही वहाँ की सबसे अच्छी कोचिंग हुआ करती थी। त्रिवाग का मतलब उसमें एक त्रिवेदी जी थे, डॉक्टर वर्मा थे और डॉक्टर अनिल अग्रवाल थे। इन तीनों के नाम को इकट्ठा करके त्रिवाग बनाया गया था और सबसे महंगी और सबसे अच्छा रिज़ल्ट देने वाली IIT की उस समय की कोचिंग थी। शाम की क्लासेस लेने के लिए त्रिवाग के डॉक्टर अनिल अग्रवाल, जो संभवतः फिजिक्स के टीचर थे, 3 लोग अलग अलग पढ़ाया करते थे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के टीचर थे ये तीनों। ये आ रहे थे और रास्ते में इनको मोटरसाइकिल पर बैठे 2 बदमाशों ने ओवरटेक किया। कुछ हल्का सा टच हो गया इस बहाने से कि वो उतर के इनसे गाली गलौज करेंगे, और जैसे ही इन्होंने गाड़ी रोकी, अकेले थे, गाड़ी में ड्राइव कर रहे थे, बगल वाले गेट से एक बदमाश भीतर घुसा और उसने इनको धक्का मार के बाहर गिराने का प्रयास किया ताकि ये बाहर की तरफ गिर जाएं और पीछे इनको बिठा लिया जाए। तब तक दूसरा उस तरफ से आ गया बदमाश, उसने इनको भीतर की तरफ ढकेलने का प्रयास किया कि भीतर की तरफ इन्हें ढकेल के और फिर स्टीयरिंग पर खुद बैठ के गाड़ी सहित इनकी किडनैपिंग कर ली जाए। डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने हिम्मत नहीं हारी और गाड़ी के दरवाजे के बीच में अपना पैर फंसा दिया, जिसकी वजह से वो दरवाज़ा बंद नहीं हो पा रहा था। इसी बीच में उधर से, चूँकि वो शॉर्टकट रास्ता है, जिन लोगों को ट्रांसगोमती क्षेत्र से यानी महानगर से या निषादगंज से गोमती का पुल क्रॉस करके और फिर इधर चौक की तरफ जाना हो तो वो हज़रतगंज चौराहे से नहीं जाते थे, वो सीधे गोमती के बंधे से मुड़ के और बंधे से नीचे उतरते थे नेशनल PG कॉलेज के सामने, और वहाँ से फिर लामार्टिन गर्ल्स के सामने से होते हुए KD सिंह बाबू स्टेडियम के पीछे वाले रास्ते से चौक, मेडिकल कॉलेज या उस तरफ चले जाया करते थे। ये शॉर्टकट रास्ता था। दूसरा कम भीड़ भाड़ वाला रास्ता था, इसमें बहुत कम लोग आते जाते थे क्योंकि हज़रतगंज की तरफ जाने के लिए निषादगंज के पुल से सीधा रोड था। डॉक्टर अनिल अग्रवाल भी इसी से, चूँकि समय की दिक्कत रहती थी, क्लासेस नियमित सुबह से शाम तक इन लोगों के चलते थे, वही रोजी रोटी थी। 3 ही टीचर थे त्रिभाग कोचिंग में, तो ये उसी रास्ते से जाते थे। कई दिन इनकी रैकी की गई और ये देखा गया कि वो इसी रास्ते से आते जाते हैं और ये आसान है इनको यहाँ से किडनैप करना। खैर, उसी समय कोई पुलिस का अधिकारी या कोई सीनियर ब्यूरोक्रेट
जिसके साथ गाड़ी में गनर भी बैठा हुआ था। ये गाड़ी उधर से आ गई। बदमाशों को ये लगा कि किसी भी तरह से ये सूचना हो गई है कि किडनैपिंग का प्रयास हो रहा है, और वो उनको छोड़ के वहाँ से भागे। चूँकि मैं उस समय एसपी सिटी था, एसपी सिटी पूर्वी, उस समय की ये घटना बहुत सनसनीखेज घटना थी। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैं भाग के गया वहाँ पे, और वहाँ पर बदमाशों का एक बैग छूट गया था। खैर वो आइडेंटिफाई हो गए उससे। उसके बाद फिर हम इधर उधर भटकते रहे। बाराबंकी आए, बाराबंकी के बाद फिर एसटीएफ में आए, लेकिन तब तक इन लोगों ने बहुत ढेर सारे क्राइम कर लिए थे। एक बहुत बड़े डॉक्टर कार्तिकेय शर्मा, जो सबसे बड़े न्यूरो सर्जन हैं इलाहाबाद के, उनकी भी किडनैपिंग इसी ग्रुप ने की। उनको भी रैंसम लेके छोड़ा गया। इलेक्शन का दौर था पूरे, चूँकि सबसे बड़े न्यूरो सर्जन हैं, बहुत नाम है इनका, बड़ा अपना नर्सिंग होम है और न्यूरो सर्जन के रूप में विख्यात हैं, महंगे डॉक्टर भी हैं। तो इनकी इस माली हालत के कारण ही इनको पहले फ़ोन से इन्हें पैसा मांगने के, रंगदारी मांगने की धमकी दी गई, और बाद में डॉक्टर कार्तिकेय शर्मा को 24 सितंबर 2004 को किडनैप कर लिया गया। बहुत लंबी कहानी है इसकी। किडनैपिंग के बाद रैंसम दे के डॉक्टर शर्मा भी छूटे थे, और फिर धीरे धीरे जब सब टीम इकट्ठा हो गई, पूरी टीम ने काम करना शुरू किया, तो इन सभी किडनैपिंग्स पर एक साथ काम होना शुरू हुआ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुछ किडनैपिंग्स के बारे में मैं अगले पार्ट्स में बताऊंगा, और पूरब की लखनऊ और उसके आसपास की किडनैपिंग्स के बारे में मैंने आपको ये बताया मोटा मोटा, जो ये बड़ी किडनैपिंग उस समय हुई थी। रवीन केडिया की किडनैपिंग को सॉल्व करने के लिए टीमें बनाई गईं, और इसमें नंबरों के आधार पर, नंबरों के एनालिसिस के आधार पर 3 लोग पकड़े गए। इनसे ये बात पता लगी कि इस किडनैपिंग में अवधेश शुक्ला, अंबेडकर नगर का रहने वाला, अंगद यादव उर्फ सिकंदर, और पप्पू तिवारी उर्फ पप्पू शूटर, बहुत उस समय का नामी गिरामी बदमाश था फैज़ाबाद का। इन लोगों ने ये किडनैपिंग की थी, और डॉक्टर साहब को प्रतापगढ़ की पुलिस लाइन में रखा गया था। लोकल 2 लोग और थे जो जिन्होंने रैकी की थी और पैसे के बंटवारे में जिन्होंने हिस्सा बटाया था, वो इलाहाबाद के थे, जिनमें से एक श्लोक पंडित भी था। एसटीएफ की टीम ने श्लोक पंडित को बनारस में लोकेट कर लिया। मुठभेड़ हुई, श्लोक पंडित मारा गया। अब बारी थी अवधेश शुक्ला, अंगद यादव उर्फ सिकंदर और पप्पू तिवारी की। क्योंकि बीच बीच में सबको पता लगता था कि ये फला किडनैपिंग इन्होंने की, फला किडनैपिंग इन्होंने की, फला मर्डर किया इन्होंने, लेकिन पुलिस फिर वही लौट के उसी जगह आके खड़ी हो जाती थी, और कुछ बहुत ख़ास इसके बारे में नहीं होता था, और ये अपराध दर अपराध करते जा रहे थे। इनका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन था वो फैज़ाबाद, अंबेडकर नगर, बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ और कानपुर, और साल भर में क्या, बल्कि 2 साल में 2004-05 इसमें इन्होंने किडनैपिंग की बड़ी बड़ी घटनाएं वहाँ पर कर ली थी। खैर टीमें लगीं, टीमों ने इनको चेज़ करना शुरू किया, और चेज़ करते करते 2 मार्च 2005 को गांधी सेतु, गोमती पर जो नया पुल बना है, उसके दाहिने तरफ गोमती बंधे पर अवधेश शुक्ला और अंगद यादव की लोकेशन पुलिस को, एसटीएफ को मिलने लगी। टीमें तैयार थीं। श्री विजय भूषण और इनके साथ वाली जो टीम थी, इनको ये वहाँ गोमती बंधे के पास फैज़ाबाद से लखनऊ आते समय क्रॉस करते हुए मिल गए, और बहुत एक भीषण भीड़ हुई, और इसमें ये दोनों ही अपराधी मारे गए। इनका जो आपराधिक इतिहास था, आप उससे अंदाज़ा लगाएं कि कितने दिन से ये सरवाइव कर रहे थे, और क्यों सरवाइव कर रहे थे। बड़ी बड़ी हत्याएं, बड़ी बड़ी लूट करने के बाद भी ये सरवाइव कर रहे थे, और सिर्फ सरवाइव ही नहीं कर रहे थे, लगातार अपराध में शामिल थे और लगातार अपराध कर रहे थे। मैंने आपको पिछले अंकों में बार बार बताया है कि जो गठजोड़ है राजनीति का, पुलिस का, माफिया का,
बहुत ही ख़राब गठजोड़ है और इसके तमाम उदाहरण समय समय पर लगभग हर साल कोई बड़ा कांड सुर्खियों में आता है, लेकिन फिर कुछ दिन के बाद ये फिर शांत हो जाता है और फिर जब अगली घटना होती है तो फिर उसमें उसका फिर विच्छेदन किया जाता है। जैसे पोस्टमार्टम होता है शव का, वैसे ही घटनाओं का बिल्कुल पोस्टमार्टम करके क्यों हुआ, कैसे हुआ, अभी तक क्यों नहीं ऐसा हुआ, अब क्यों होगा, आगे क्या करेंगे। तो फायर फाइटिंग के काम में पुलिस लगी रहती थी, लेकिन एसटीएफ ने चूंकि ऑर्गेनाइज क्राइम को उस समय ख़त्म किया था, तो फिर एक बार सभी लोग एसटीएफ की तरफ बहुत ही ऐसी दृष्टि से कि एसटीएफ ही इसको कर सकती है, और एसटीएफ से बड़ी आशाएं उस समय लोगों को बनी थी। दो बड़े अपराधियों के इन पे 20-20 हज़ार रुपये का इनाम था। इनको वहाँ गोमती नगर में इनके साथ मुठभेड़ हुई और ये दोनों मारे गए। आपको मैं इनके अवधेश शुक्ला के क्राइम के बारे में बताऊंगा कि कब से ये क्राइम कर रहा था और लगातार करता जा रहा था। पुलिस भी थी, थाना भी था, अदालतें भी थी, एफआईआर भी थी, सब कुछ था, लेकिन ये रोका नहीं जा सका। तमाम कारण इसके गिनाए जा सकते हैं सब। अगर आप किसी एक पुलिस से पूछेंगे उसके पास अलग कारण है, सिस्टम से पूछेंगे उसके पास अलग कारण है, सोसाइटी से पूछेंगे उसके पास अलग कारण है, और इलेक्शन के पास, सभी के पास, इलेक्शन के समय सभी के पास अपने अपने कारण होंगे। 24 जून 93 को अंबेडकर नगर के श्री विश्वनाथ जायसवाल, जो कबीर चौरा के थे, इनको अंबेडकर नगर में ये सोने का व्यवसाय करते थे। इनका सामान और इनके पास जो गहने थे वो लूट लिया इन लोगों ने, और ये मुकदमा वहाँ अंबेडकर नगर में कायम किया गया। 26 जून 97, मैं 93 और 97 का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये घटना यानी ये एनकाउंटर 2005 में हुआ। यानी कि 14-15 साल तक ये अनवरत अपराध करते रहे, सिस्टम के साथ खिलवाड़ करते रहे, और पब्लिक परेशान रही। हम कुछ नहीं कर पाए। हम का मतलब पुलिस से है, मैं भी उसी में शामिल हूँ। समय समय पर इसीलिए पुलिस को भाजन होती है जनता की राय में। 97 में इसने कांस्टेबल 51 सीपी अयोध्या प्रसाद को अकबरपुर में अपने 2 साथियों के साथ गोली मार दी। अयोध्या प्रसाद ने इसको कभी पकड़ने का दबिश दे के इसको गिरफ्तार करने का प्रयास किया था। इस बात से कुपित होकर इसे कई गोलियां मारी गईं, और काफ़ी सीरियस हालत के बाद पुलिस ने अपने पूरे प्रयास किए और इसकी जान को बचाया जा सका। 19 जून 99 को मेलहिया बाग अंबेडकर नगर में इसने राम अक्षय वर्मा को, जो बैरमपुर के रहने वाले थे, इनकी गोली मारकर हत्या कर दी। नवंबर की बात है। 26 नवंबर 99 को इसने रजवंत वर्मा, शीतला प्रसाद वर्मा के साथ दोस्तपुर के श्री जीत वर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी। मैं इन जिन घटनाओं का जिक्र कर रहा हूँ इस संबंध में सुसंगत धाराओं में अपराध संबंधित कोतवाली में दर्ज हुए हैं, विवेचना हुई है और चार्जशीट भी लगी है, लेकिन इस अपराधी का अपराध रुका नहीं, ये अपराध करता गया। फिर 13 मार्च 2002 को अकबरपुर में राजेश कुमार यादव को कई गोलियां मारी गईं, लेकिन ये बच गया। 5 जुलाई 2002 को अहिरौली में हरिद्वार यादव की एक लाइसेंसी, मतलब शराब की दुकान थी जिसके लाइसेंसी हरिद्वार यादव थे। शाम के समय जब बंद करने का समय होता है और कैश की गिनती का समय होता है, अवधेश शुक्ला उस समय वहाँ पहुँचा और उसने घेर के और सारा कैश शराब की दुकान का, आप समझते होंगे शराब की दुकानों का एक दिन का जो कैश होता है वो अमाउंट बहुत बड़ा होता है, उसको लूट लिया। अवधेश शुक्ला यही नहीं रुका। 1 जुलाई 2002 को ये फैज़ाबाद रेलवे स्टेशन पर टिकट काउंटर पे पीछे की तरफ से घुस गया, जहाँ से कर्मचारी लोग आते हैं, बाहर की तरफ से नहीं, जहाँ से पब्लिक पैसे दे के अपना टिकट लेती है, घुस गया और रेलवे के कैश काउंटर पे
जितने भी वहाँ 4 या 5 कैश काउंटर थे, कैश काउंटर के सारे पैसे लोगों को धमका के, कट्टा दिखा के, तमंचा दिखा के सारे पैसे लूट लिए। ये और इन सब में इसका साथी जैसा मैंने आपको बताया कि सिकंदर, अंगद यादव और सिकंदर भी था। 5 को जब हम लोग पीछा कर रहे थे, हमारी टीम पीछा कर रही थी, विजय भूषण साहब की टीम थी उस समय, सभी लोग अपने अपने ठिकाने पर लगे हुए थे, लेकिन विजय भूषण साहब की टीम ने इसको लोकेट कर लिया था। बहुत चालाक क्रिमिनल था, खैर मारा गया, लेकिन पप्पू तिवारी उस दिन भी निकल गया था। दरअसल इन सब में खतरनाक पप्पू तिवारी था। पप्पू तिवारी डॉक्टर कार्तिकेय शर्मा की किडनैपिंग में भी रहा, डॉक्टर अनिल अग्रवाल की किडनैपिंग अटेम्प्ट में भी रहा, इसके अलावा तमाम और किडनैपिंग में पप्पू तिवारी का हाथ रहा है। लेकिन वो इसमें बच गया। और बाद में, इस घटना के बाद में हम लोगों ने उसका पीछा किया। उसकी डिटेल्स, पप्पू तिवारी के क्राइम और उसकी डिटेल्स मैं बाद में बताऊंगा। एक इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हुई डॉक्टर कार्तिकेय शर्मा के किडनैपिंग के बाद, जब एसटीएफ ने श्लोक पंडित को बनारस में मार दिया। उस समय ये पता लगा कि साहब इसका कोई नहीं है, इसकी एक बूढ़ी माँ रहती है वहाँ पे इलाहाबाद में, दारागंज में कहीं इसका मकान है। बहुत ढूंढा गया, इसके बारे में कुछ पता नहीं लगा, लेकिन तब तक बाकी के जो उसके अभियुक्त थे वो अकाउंट फॉर हो गए, तो फिर बात जहाँ की तहाँ हो गई, ख़त्म हो गई। उसके बाद किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद मैंने 18 मार्च 2020 को एक अंकुर शुक्ला की एक रिपोर्ट देखी, एशिया नेट पे एक रिपोर्ट मैंने देखी। बहुत ही मैं उससे विचलित हुआ उसको देख के कि समाज में रिश्तों का क्या मोल है और कैसे लड़के अपनी माँ की सेवा करने के बजाय कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं। इस रिपोर्ट में लिखा गया था कि श्लोक अपने माँ बाप की अकेली संतान थी और श्लोक के बारे में ये भी बताया गया कि श्लोक की माँ का नाम पार्वती पांडे था, जो बेसिकली बिहार के भोजपुर की रहने वाली थी और बचपन में ही वो प्रयाग आके बस गईं और यहाँ पर इन्होंने दारागंज में एक मकान लिया। इनके अपने माँ बाप के साथ आई थी, पढ़ने में बहुत अच्छी थी, पढ़ाई करके ये वहीं पर टीचिंग का काम करने लगी और इनकी शादी गाज़ीपुर में हो गई। गाज़ीपुर में बहुत भरा पूरा इनका परिवार था और ये बहुत खुशहाल वहाँ पे थी। धीरे धीरे बुरे दिन जब आने शुरू हुए तो पिता की भी मृत्यु हो गई, भाइयों की मृत्यु हो गई और अल्टीमेटली इनकी पति की भी मृत्यु हो गई। गाज़ीपुर से ये फिर अपने पुराने मकान दारागंज में आ गई। श्लोक उस समय बड़ा हो गया था, 18-19 साल का, और 19 साल होते होते ये अपनी माँ से अलग हो गया, जबकि उसको पता था कि माँ हमारी अकेली है और हम ही इसके खाने पीने का या इसके स्वास्थ्य का, इसके देखभाल का काम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी वो अलग हो गया, कई दिन तक वो आता नहीं था। 2004 की दिसंबर को एक दिन पुलिस वाले ढूंढते ढूंढते पार्वती देवी के पास, पार्वती पांडे के पास पहुँचे और इनको ये बताया कि आपका बेटा एक पुलिस मुठभेड़ में बनारस में मार दिया गया है और इलाहाबाद के डॉक्टर कार्तिकेय शर्मा की किडनैपिंग में था वो और अपराध की उसने कई घटनाएं की थी, हत्या के कई मुकदमे उस पर दर्ज थे और इस तरह से पुलिस ने की मुठभेड़ में वो मार दिया गया। पार्वती पांडे का कहना है, यानी श्लोक की माँ का, कि तब मुझे पहली बार पता लगा कि मेरा बेटा अपराधी हो गया था और मुझे इस का इतना मलाल हुआ कि ज़रूर मेरे में कोई कमी रही होगी, ज़रूर मेरी परवरिश में कोई कमी होगी कि मेरा बेटा अपराधी हो गया। उन्होंने दारागंज का अपना मकान भेज दिया
और शिवकोटी जो गंगा के घाट पर है, वहाँ पर काशीराम योजना के जो छोटे छोटे मकान बनते हैं उसमें एक मकान ले लिया। पिछले 15 सालों से वो प्रतिदिन प्रायश्चित के लिए गंगा स्नान करने जाती हैं, मंदिर में दर्शन करती हैं, स्टील के 2 छोटे छोटे डिब्बों में गंगा जल लेती हैं और वहाँ से सीधे वो हेडक्वार्टर आती हैं, जहाँ कचहरी में, एसएसपी साहब के कार्यालय में, डीएम के कार्यालय में, कमिश्नर के कार्यालय में वो पूरा दिन लोगों को गंगा जल बांटती हैं। आज की तारीख में भी उन्हें गंगाजली माँ के नाम से जानते हैं लोग, और उनकी उम्र इस समय 97 साल हो गई है। अंकुर ने 18 मार्च 2020 की अपनी इस रिपोर्ट में कहा है कि शिवकोटी और उसके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो गंगाजली माँ को नहीं जानता है, लेकिन बहुत कम लोग, चूँकि जो लोग दारागंज में उसके अड़ोसी पड़ोसी थे सिर्फ वही जानते थे कि श्लोक इनका बेटा था और मारा गया। और पार्वती पांडे कभी भी लोगों के बहुत कुरिदने पे भी ये जिक्र नहीं करती हैं कि वो कौन हैं और उनके साथ क्यों ऐसा हुआ है और किस बात का वो प्रायश्चित कर रही हैं। लेकिन जो लोग जानते हैं उनसे वो खुलकर बात करती हैं कि मैं यही चाहती हूँ कि मैं लोगों को और मेरे पास पैसा नहीं है, न मेरे पास अपने खाने का कोई ठिकाना है, मैं गंगा जल देती हूँ। शुरू में तो लोग अवॉइड करते थे, लेकिन अब चूँकि सारे कार्यालयों में लोग जानते हैं मुझे, थोड़े से पैसे जो मिल जाते हैं उन्हीं से शाम का खाना और दिन का खाना बनाकर मैं गुजारा करती हूँ। तो ये बहुत ही बड़ा आई ओपनर है कि एक नौजवान लड़का जिसकी अकेली वृद्ध माँ, बाप ख़त्म हो गए, परिवार पूरा ख़त्म हो गया, और माँ के पालन पोषण की जिम्मेदारी उस लड़के पे, और उस लड़के ने एक ख़राब रास्ता पकड़ लिया, बुरी राह पकड़ ली, और बुरी राह पर चलने वालों का जो अंजाम होता है उस अंजाम पर वो भी पहुंच गया। लेकिन माँ, उसने ये रियलाइज़ किया कि कहीं उससे गलती हुई है, शायद उसकी इग्नोरेंस की वजह से। ऐसा नहीं कि अनपढ़ माँ थी, माँ पढ़ी लिखी थी, टीचर थी। तो इस बात का प्रायश्चित वो आज तक कर रही हैं। और चूँकि 2020 मार्च 2020 की ये रिपोर्ट है, 5-6 महीने की बात है, और हमें उम्मीद है कि अभी भी वो ज़िंदा होंगी। और लोगों का कहना है कि कभी भी, चाहे जो मौसम हो, चाहे वो तबीयत उनकी जैसी भी हो, वहाँ शिवकुटी में आसपास सभी लोग उनके बारे में जानते हैं। ऐसा इस अंकुर शुक्ला के इस लेख में, जो एशियानेट में नेट पर है, आप भी देख सकते हैं इसको, ऐसा छपा हुआ है। तो किसी भी गलत रास्ते के चयन, हो सकता है कि उसके साथ कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हों, क्योंकि जो उसके साथ लोग थे, वो अकेला नहीं था किडनैपिंग में और बहुत से लोग थे। जो उसके साथ लोग थे वो सब घोर अपराधी, अवधेश शुक्ला, पप्पू तिवारी, सिकंदर, अंगद यादव जिसको कहते हैं, और भी 4-5 लोग थे इस पूरे में। कुछ पुलिस वाले थे, क्योंकि इनको पुलिस लाइंस के क्वार्टर में प्रतापगढ़ में रखा गया था डॉक्टर कार्तिकेय शर्मा को कुछ समय के लिए। ये सब पहले भी अपराध कर चुके थे, बड़े बड़े अपराध कर चुके थे। और श्लोक पंडित ने भी इन्हीं लोगों के साथ अपराध किए, लेकिन बहुत छोटे पीरियड में, कुल 8 महीने या 10 महीने का इसका आपराधिक इतिहास बताया गया, लेकिन इसी बीच में कई मर्डर इसके नाम चढ़े हुए हैं, और फाइनली पुलिस की गोली का शिकार हुआ है। तो इस तरह की जो विषमताएं हैं किसी की सोच में, किसी की जो परिस्थितियां हैं उसमें, और उस सब को ओनअप किया माँ ने। उसने ये नहीं कहा कि साहब पुलिस ने गलत किया, उसने कभी कोई एप्लीकेशन नहीं दी, कभी कोई दरख्वास्त नहीं दी, कभी उसने ये नहीं कहा कि साहब हमारे बेटे को फर्जी मुठभेड़ में मारा गया, कभी नहीं कहा। उसने ये कहा कि इस मेरी कमी है, इसमें मुझे प्रायश्चित करना होगा, और वो आज तक वो माँ प्रायश्चित कर रही है। इस गैंग के बाकी लोगों के बारे में उनका क्या हश्र हुआ, कब हुआ, ये अगले अंक में मैं बताऊंगा। इसके साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किडनैपिंग की जो बड़ी घटनाएं हुई थी और ठेके पे मर्डर की जो घटनाएं हुई थी, वो भी मैं अगले अंक में बताऊंगा। इसी एसटीएफ में अपनी तैनाती के दरमियान बड़ी घटनाएं हुई थी, जैसे इस पर
5 जुलाई 2005 को अयोध्या में आतंकवादी हमला हुआ था। मैं उस हमले में सबसे पहले पहुंचने वाले लोगों में था, अपनी पूरी टीम के साथ। और फिर इसकी पूरी विवेचना एसटीएफ ने की थी और इसके पूरी विवेचना के एक एक साक्ष्य, एक एक आदमी, एक एक गवाह, इन सबको अच्छी तरह से पड़ताल किया था। उसके बारे में बहुत विस्तार से मैं बताऊंगा। इसके अतिरिक्त और कुछ जो आतंकवादी घटनाएं हुई थी उनके बारे में भी बताऊंगा। ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि पिछले 10 दिनों में बिल्कुल मैं आपके सामने नहीं आ पाया और मैंने आपसे अनुरोध भी किया था और मैंने आपको बताया भी था कि अब एसटीएफ की तैनाती इसके बाद जब हमारी होगी तो बहुत ही रोमांचक टाइम था ये 2-3 साल का, और इसमें बहुत ढेर सारे काम हुए थे। ये भी ध्यान रहे कि उस समय एटीएस का गठन नहीं हुआ था। एंटी टेरर का और ऑर्गेनाइज क्राइम का दोनों ही काम एक ही यूनिट उत्तर प्रदेश की यूपी एसटीएफ की देख रही थी। और उस समय की टीम भी हमारी दूसरी टीम, जब पहली टीम के जाने के बाद जो दूसरी टीम थी जिसने इस बार काम करना शुरू किया था, बहुत प्रभावशाली टीम थी। इसके मेंबर्स आज भी अलग अलग ज़िलों में एसपी और एसएसपी के रूप में तैनात हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।